नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड एक नया वीडियो जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, किसी भी नागरिक को किसी भी देश में रहने के लिए तो सबसे पहले नागरिकता की ज़रूरत होती है और इसके प्रावधानों को समझना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी भारतीय भूभाग में अगर रहता है तो उसको सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित पहला क्वेश्चन, है कि निम्नांकित में से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, बी जन्म द्वारा, सी भारतीय बैंक में धन जमा करके, या डी देशीकरण द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके मतलब क्या है कि किसी भी देश की, खासतौर से इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया में किसी बैंक में अगर कोई मतलब बाहर का नागरिक अगर चाहे कि मतलब मैं इंडिया के किसी बैंक में मैं मनी जमा कर देता हूं तो मैं नागरिकता ले सकता हूं, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी। यानी बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलेगी दोस्तों। तो मिलेगी कैसे? तो इंडिया में क्या होता है कि किसी पट्टल भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ठीक है, यानी कोई भी अगर पार्ट है आपने विजित कर लिया, अर्जित कर लिया, तो उसमें जो नागरिक होंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी। या कोई जन्म से हो, जैसे 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब से लेकर अब तक जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो सभी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। या देशीकरण द्वारा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या मामला। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जन्म द्वारा दे सकते हैं, या ब्लड का कोई रिश्ता हो आपका रक्त संबंधी या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग को सम्मेलन द्वारा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच, ठीक है, तो भारत में पैदा हुए, यानी 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच, ठीक है, यानी 1950 की बात हो रही है से लेकर 1987 के बीच। इसके बीच जो भी लोग जितने इतने के बीच में पैदा हुए हैं, सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, माता पिता कहीं रहे हों उससे मतलब नहीं है, उनकी जो औलादें हैं, ठीक, जन्म से नागरिकता प्रदान हुई है उनको। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई 1987 से और 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म से नागरिकता दी जाती थी। यदि माता पिता में से कोई एक नागरिक हो भारतीय, तब से देश में पैदा हुए व्यक्ति को जन्म के समय भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। यदि एक मतलब माता पिता में से कोई एक नागरिक हो और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, फिर उसको ही मिल जाएगी बाद में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नांकित में से नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान है किस तरह से प्राप्त करेगा? ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, बी एकल नागरिकता, सी दोहरी नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय जो नागरिकता कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या है, भारत का संविधान है वो पूरे देश के लिए सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। तो नागरिकता से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से, भाग 2 में और आर्टिकल
5 से लेकर 11 तक 5 से लेकर 11 तक विस्तार से वर्णन है कि किसको नागरिकता दी जाए, किसको ना दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्योंकि देखा जाए तो कोई भी उठा के भारतीय मतलब भूभाग में वो रहने लगेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि अभी म्यांमार से भागे हुए जो मुस्लिम हैं, रोहिंग्या मुस्लिम, तो उनके लिए मतलब देखा जाए तो बॉर्डर पे बेचारे इधर उधर कहीं कहीं से देशों से भगा दिए गए, तो उनका कोई मतलब माई बाप नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में अवैध लोग रहने लगे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं नागरिकता प्रदान की गई है। तो वो कई सारे चीज़ें हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिटीजनशिप के मामले में वो सिंगल सिटीजन की बात करता है भारतीय संविधान। क्यों करता है? क्योंकि हमारे देश में जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हुआ क्या था कि जो भी प्रदेश भारत में मिलाए गए वो सशर्त ना मिला के अपनी मर्जी से मिलाए गए, कोई भी शर्त नहीं रखी गई। तो कहते हैं कि जो भारत है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ यूनियन बोलते हैं, राज्यों का संघ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें कोई भी प्रदेश, कोई भी रियासत जो है अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग शामिल नहीं हुआ है, अपनी मर्जी से शामिल हुआ है। एक बार अगर इस यूनियन में मिल गए अब दोबारा उससे अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में क्या है कि फेडरल टाइप का है, उसमें क्या है कि जितने भी कंट्री उससे मिली हैं वो क्या है, वो सशर्त मिली है। सशर्त का मतलब होता है कि अगर उनके मर्जी है तब तक साथ रहेंगे, नहीं है तो फिर अलग हो जाएंगे। तो वहाँ पर मतलब क्या है कि दो तरह का संविधान है। ये तो अलग अलग कंट्री जो हुई हैं उनका अलग संविधान है, और एक ऑल ओवर सभी एक ऊपर कंट्री के ऊपर जो संविधान है उनके आर्टिकल शायद 6 या 7 ही हैं ऊपर, जो मेन संविधान है उनका। ठीक है दोस्तों, तो आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंडियन सिटीजनशिप के बारे में विस्तार से बताया गया है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, कई सारे संविधान संशोधन हुए हैं नागरिकता से रिलेटेड। तो शुरुआत में कुछ और प्रावधान थे, फिर बाद में जैसे जैसे ज़रूरतों को समझा गया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ऐसे तो बढ़ते जा रहे थे लगातार, कोई भी रह के रहने लगे, तो कई सारी सर्कमस्टांसेस, कई सारी कंडीशंस लगाई गई, तब जाके उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। तो भाग 2 में मतलब भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में ये प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कहाँ से किया गया है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए में ना दोहरी यानी डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है वो यूएसए से लिया गया है, कई जगह है पे। वहाँ क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को डुअल नेचर या डुअल सिटीजनशिप प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो कंट्री हैं वो अपनी सशर्त मर्जी से, मतलब सशर्त कंडीशन के साथ शामिल हुई हैं, और उन्होंने एक बैनर तले अपना एक देश बनाया है जिसको यूएसए बोला जाता है। उसमें आपकी बहुत सारी कंट्री मिलके एक देश बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि खुद जो एक देश है उसका तो एक अलग से नागरिकता है ही, और एक पूरा यूएसए बनाया गया तो उसकी अलग नागरिकता है। तो इसका मतलब 2 नागरिकताएं हो गई। ठीक है, और संविधान के मामले में भी संविधान सभी का अलग अलग है, और उसके बाद एक ऊपर एक जो देश नाम से जाना जाता है यूएसए, उसका अलग संविधान है। ठीक है, तो उसमें तो खैर 6-7 ही आर्टिकल हैं, बाकी तो अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये दोहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के मूल
भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे। यानी सिटीजनशिप लेना है बाहरी व्यक्ति को, भारतीय मूल का तो है लेकिन अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहे तो कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे इंडिया में। ऑप्शन है आपके 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए कम से कम भारत में 7 वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे। 10 जनवरी, अब इसमें संशोधन भी हुए हैं कई सारे। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो ये मोदी सरकार ने किया है। तो ये जो अधिनियम है इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो सुन लीजिएगा। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई लोगों को, ईसाई धर्म के जो लोग हैं जो अवैध रूप से प्रवासी हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मोदी सरकार ने कहा था कि मतलब जो हिंदू हैं ख़ास तौर से अदर कंट्री में, उनके ऊपर अगर ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो हम उनको इंडिया में लाने का प्रयास करेंगे, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि यहाँ के जो हिंदू हैं उनको ही पहले सही से सौरे दे दी जाए, उसके बाद में बाहर के लोगों को लाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 5 टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।